ओके। Equivalent form of probability statement and corresponding statement in set theory. Probability statement and corresponding statement statement in set theory. फर्स्ट लेफ्ट साइड में प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट, और इधर सेट थ्योरी। सैंपल स्पेस, सेट थ्योरी, सैंपल स्पेस का जो सेट है उसको सेट थ्योरी में एस से डिनोट करेंगे और ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। सेट थ्योरी में सैंपल स्पेस एस जो है एज ए यूनिवर्सल सेट काम करेगा। यूनिवर्सल सेट। आउटकम और सैंपल पॉइंट, आउटकम और सैंपल पॉइंट उसको जो डिनोट करेंगे W से, सैंपल पॉइंट W से डिनोट करते हैं। इवेंट, इवेंट जो है उसको E से डिनोट करेंगे एंड इट विल बी द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये देख लीजिए जरा, ये आपका यूनिवर्सल सेट S, ये आपकी इवेंट E और ये आउटकम W। बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। W बिलोंग्स टू E और नॉट बिलोंग्स टू E। W आउटकम बिलोंग्स टू E, ये इवेंट E को भी बिलोंग कर सकता है और W नॉट बिलोंग्स टू E। तो लेकिन S के अंदर होगा। फोर्थ, इवेंट E हैज अकर्ड, इसको ऐसे लिखिए। एक सेकंड जरा।
इवेंट E1 event E1 and E2 are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दो इवेंट है आपकी E1 और E2। ये E1 है, ये E2 है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इट मीन्स E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू 5। इवेंट 5, इवेंट नोट E, इवेंट E, इवेंट नोट E, यानी कि इवेंट E अकर्ड नहीं है तो उसको E कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करेंगे। नोट E कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इवेंट E नोट अकर्ड नहीं हो रही है तो उसको E कॉम्प्लीमेंट या E की पावर में C लिखेंगे। इवेंट E बट नोट E2, इवेंट E E1 बट नोट E2। इसका मीनिंग है कि E1 तो अकर्ड है, E2 अकर्ड नहीं है, तो इसको E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, यदि आप उसको सेट थ्योरी की फॉर्म में चेक करेंगे तो E1 माइनस E2, ये आपका E1, ये E2, E1 माइनस E2 कौन सा? ये वाला एरिया, ये वाला शेडेड एरिया E1 माइनस E2, इवेंट E1 बट नॉट E2, उसको लिखेंगे सेट थ्योरी की फॉर्म में E1 माइनस E2, ये वाला ए शेडेड रीजन E1 माइनस E2। सेवेंथ, इवेंट E1 और E2, E1 और E2, उसको लिखते हैं E1 यूनियन E2। कौन सा रीजन? ये आपका E1, ये E2, E1, ये E2, ये शेडेड रीजन E1 यूनियन E2, इवेंट E1 और E2, डेट इज, इसका मीनिंग क्या होता है? डेट इज इवेंट आइदर E1 और आइदर E2, इवेंट आइदर E1 और आइदर E2, ये शेडेड रीजन, दोनों इवेंट का यूनियन। एट्थ, इवेंट E1 and E2, E1 and E2 intersection, it means ये आपका E1, ये E2, तो ये शेडेड रीजन दोनों का कॉमन, E1 इंटरसेक्शन E2।
यदि दोनों इवेंट अकर्ड हो रही है E1 एंड E2, तो इट मींस दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन, इट मींस दोनों इवेंट्स का कॉमन शेडेड रीजन। नेक्स्ट, 9th, at least one of the event E1 or E2 occurs. At least one of the event E1 or E2 occurs. तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? E1 यूनियन E2, both event E1 and E2 occurs. 10th, both event E1 and E2 occurs. उस केस में क्या कैलकुलेट करेंगे? E1 इंटरसेक्शन E2। Neither E1 occurs nor E2 occurs. Neither E1 occurs neither event E1 occurs nor E2 occurs. इसका मीनिंग है E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, या आप इसको डिमॉर्गन्स लॉ से E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट, ये डिमॉर्गन्स लॉ होता है। या तो आप ये लिख दीजिए E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट्स, E1 और E2 में से कोई भी इवेंट आपकी अकर नहीं है, या डिमॉर्गन्स लॉ से E1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट। ये कहाँ पे शेडेड रीजन होगा आपका? E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट E1 और E2 के बाहर, ये वाला, इनके बाहर का शेडेड रीजन ये कहलाएगा। ये माइक म्यूट करिए जरा, किसी का माइक अनम्यूट है। नेक्स्ट, event E1 occurs and E2 does not occurs. Event E1 occurs and E2 does not occurs. इसको डिलीट कर दूं जरा यहां से। हाँ जी, यहां तक नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस सर। आपके जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट है उनको सेट थ्योरी की फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं? फिर ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू आप सेट थ्योरी की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, 12th, इवेंट E1 occurs and E2 does not occur. Next point, event E1 occurs and E2 does not occur. Event E2 does not occur. इसका मीनिंग क्या हुआ? E1 इंटरसेक्शन
E2 डज नॉट अकर, E2 का कॉम्प्लीमेंट। एंड के लिए इंटरसेक्शन, और के लिए यूनियन। E1 अकर्स एंड E2 डज नॉट अकर्स, यानी कि E2 का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, exactly one of E1 and E2 occurs, exactly one event, exactly one event of event E1 and E2 occurs, दोनों में से एक इवेंट, एग्जैक्टली वन इवेंट अकर होगी। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि E1 अकर एंड E2 डज नॉट अकर, और यूनियन E1 डज नॉट अकर एंड E2 अकर्स। इसका सेट थ्योरिकल सिंबल आपका ये होगा। यदि एग्जैक्टली E1 और E2 में से एक इवेंट अकर्स है तो उसके लिए सेट थ्योरिक रिप्रेजेंटेशन ये होगा। इवेंट्स E1 अकर, इवेंट E1 अकर, so does E2 occur. E1 union E1 सबसेट E2, ये है जी। तो एक मिनट इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसी के बाद आगे चलेंगे। ये आपके जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट है, इनको सेट थ्योरी की फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये रिमार्क और लिख लीजिए। रिमार्क, एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। रिमार्क 1, एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। यदि हमें दो इवेंट की ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कौन सा शेडेड रीजन था आपका? इवेंट ए या ई, इसको E1 ले लीजिए, ए को, बी को E2 ले लीजिए, ए बी। तो ए यूनियन बी, तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड, if A and B are mutually exclusive, if A event A and B are mutually exclusive, if event A and B are
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो तब आपकी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, और ये आपकी 0 हो जाएगी। तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपका -0। थर्ड, यदि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, शेडेड रीजन से देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए है इवेंट, ये इवेंट बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट ए तो ये है आपकी, और बी का कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर, यहां पे। इसका मीनिंग क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ जी कौन बताएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग थ्योरेटिकल लैंग्वेज में, प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट की फॉर्म में, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है? ये वाला जो डबल शेडेड रीजन आया आपका। सर पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको ए माइनस बी भी लिख ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, इवेंट ए एंड नोट बी। तो ए माइनस बी के इक्वल वैल्यू होती है इसकी, ए माइनस बी, इवेंट ए बट नोट बी। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए में से ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दिया इसको, तो ये रह जाएगी आपकी ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी लिख सकते हैं उसको ए माइनस बी सेट थ्योरी की फॉर्म में, ये वाला रीजन। इसी तरीके से फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ए माइनस बी, ए माइनस बी, और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए। तो इस तरीके से, तो वेन डायग्राम की हेल्प से आप काफी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट और सेट थ्योरी में जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, उसको शो किया। चलिए जरा अब नेक्स्ट नोट डाउन करिए, डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ये एक क्वेश्चन आता है 7.5 मार्क्स में। डिफाइन द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है?
जनरली जो स्टूडेंट्स बताते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। नहीं, ये तो प्रोबेबिलिटी के टाइप्स जो है उनमें से एक टाइप है। प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी को जो डिफाइन करते हैं, नोट डाउन करिए जरा। द प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट the probability is a concept which measure numerically the degree of certainty and the degree of certainty or uncertainty of the occurrence of an event प्रोबेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है, किसको न्यूमेरिकल मेजर, इवेंट के अक्रेंस होने की सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की डिग्री को न्यूमेरिकली मेजर करने का। प्रोबेबिलिटी एक हमारा कॉन्सेप्ट है इवेंट की होने की सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को न्यूमेरिकली मेजर करने का एक कॉन्सेप्ट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है which measure numerically the degree of certainty or uncertainty of the occurrence of an event। किसी इवेंट के घटित होने की सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी डिग्री को मैथमेटिकली मेजर करने के लिए प्रोबेबिलिटी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैथमेटिकली मेजर किया जा सकता है प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। दैट इज, और इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से कह सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी टेल्स अबाउट द अक्रेंस और नॉन अक्रेंस पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और द प्रोबेबिलिटी tells about the occurrence or non occurrence possibility of an event, possibility of an event। For example, in tossing a coin, आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें क्या केसेस हो सकते हैं? बोथ हेड एंड टेल अकर्स, बोथ हेड एंड टेल अकर्स। ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, आपका हेड एंड टेल्स दोनों अकर्स हो? तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है उसकी?
आपने एक कॉइन को टॉस किया, आपका हेड भी आए और टेल भी आए, पॉसिबिलिटी क्या है? 0। जीरो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। पॉसिबिलिटी भी 0, प्रोबेबिलिटी भी 0। सेकंड, हेड अकर्स, केवल आपका हेड आए, कितनी पॉसिबिलिटी है? 50%। 1। 50%। केवल आपने कोई एक कॉइन को टॉस किया और आपका हेड अकर्स हो, उसकी पॉसिबिलिटी 50% और प्रोबेबिलिटी 1/2। 50/100, 1/2। टेल अकर्स, कितनी पॉसिबिलिटी है? 50। 50%। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। फोर्थ, आइदर हेड और टेल अकर्स, आइदर हेड और टेल अकर्स, कितनी पॉसिबिलिटी है? 100% है सर। 100%। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 100%। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। तो यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हुई? 4 ही तो केसेस हो सकते थे आपके ये, जब आप किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी टेल्स अबाउट द occurrence एंड नॉन occurrence पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ने क्या एक्सप्लेन किया हमें? इवेंट के अक्रेंस और नॉन अक्रेंस की पॉसिबिलिटी को। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या एक्सप्लेन करती है हमें? इवेंट की होने की या ना होने की पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और ये करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है। तो एक सेंटेंस में प्रोबेबिलिटी को आप इस तरीके से डिफाइन करोगे। यदि आपसे कोई ये कहे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। चाहे तो आप ये कहिएगा, प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट which measure numerically the degree of certainty or uncertainty of the occurrence of an event, or probability tells about the occurrence or non occurrence possibility of an event। फिर एग्जाम्पल इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ the definition of probability can be classified in 3 categories। now the definition of probability, the definition of probability can be classified in 3 categories। classified in 3 categories। first, mathematical और इसको क्लासिकल भी बोलते हैं, क्लासिकल, मैथमेटिकल और क्लासिकल और प्रियोरी और प्रियोरी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये तीनों डेफिनेशन डिफाइन करेंगे आप। सेकंड, एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। थर्ड, स्टैटिस्टिकल और इंपेरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल और इंपेरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।
एम्पेरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले प्रोबेबिलिटी को आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे जैसा मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड में डिफाइन किया हुआ है। फिर ये जो 3 कैटेगरीज है इन तीनों को डिफाइन करेंगे, तो तब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा ये डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए। अब इसमें फर्स्ट डेफिनेशन मैथमेटिकल क्लासिकल और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी तक आप इसी डेफिनेशन को स्टडी करते थे। इसमें लिखिए जरा, इफ देयर आर an exhaustive mutually exclusive and equally likely events then probability of happening the probability of happening of an event A is defined as probability of A is equals to m by n, where m is the favorable number of cases and n is the total number of cases. m क्या है? Favorable number of cases to the event A favorable number of cases to the event A and n total number of cases. ये जो डेफिनेशन है, m फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज किसके लिए? इवेंट ए के लिए, n टोटल नंबर ऑफ केसेज फॉर द इवेंट ए। तो m बाई n का जो रेशियो है हमारा, वो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेगा। n क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव मीन्स कि n इवेंट्स है, यदि हम उन सभी का यूनियन ले तो आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के s के इक्वल आ जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि n आपकी जो आउटकम्स है रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स कि यदि उन आउटकम्स का आपस में इंटरसेक्शन ले तो आपकी वैल्यू 5 आएगी। इक्वली लाइकली इट मीन्स सभी आउटकम्स के अकर्स होने के चांसेस सेम है। तो यदि n आपके n आउटकम्स एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इक्वली लाइकली है, तो इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी m बाई n। m क्या है? इवेंट A के अंदर कितने फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज है। इट मींस इवेंट A में हमारे कितने नंबर ऑफ आउटकम्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हाँ जी, क्लियर? एंड Yeah.
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डज नॉट अकर्स, वो क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ केसीजी रहेंगे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे n माइनस एम, इट मीन्स नॉन फेवरेबल केसेज, नॉन फेवरेबल केसेज, नॉन फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज टू इवेंट ए के लिए नॉन फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज, एंड ये टोटल नंबर ऑफ केसेज। एग्जाम्पल, इन टॉसिंग ए कॉइन, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल in tossing a coin 3 times, find the probability of getting at least 2 head. In tossing a coin 3 times, find the probability of getting at least 2 head. At least 2 head. आप कैसे करते थे इसको? आपने सैंपल स्पेस डिफाइन किया, एक कोइन को 3 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस एच एच एच, फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम हेड, थर्ड टाइम एच एच टी एच टी एच टी एच एच, और ये एच टी टी, एच की पोजीशन चेंज कर दीजिए, टी एच टी, और ये टी टी एच, और ये टी टी टी। अब ये आपके कितने आउटकम्स है? W1, W2, W3, या इवेंट कह लीजिए E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, इनको आउटकम्स कह दीजिए या 8 इवेंट्स कह दीजिए। सभी एग्जॉस्टिव है। यदि हम इसको इवेंट E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, तो n एग्जॉस्टिव इवेंट्स, n मीन्स 8 एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यदि इनका आपस में इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा किन्हीं भी, और हर एक के चांसेज सेम चांसेज है। इसके कितने चांसेज है? पहली बार भी हैड, सेकंड बार भी हैड, थर्ड टाइम्स भी हैड, तो 1/8। इसके कितने चांसेज है? फर्स्ट टाइम हैड, सेकंड टाइम हैड, और थर्ड टाइम टेल। तो हैड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, यदि आप कोइन को टॉस कर रहे हैं 1/2, तो सभी जगह ये 1/8 आएगी। 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, तो इक्वली लाइकली भी है, तो एग्जॉस्टिव भी है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है आपस में, और सभी के अक्रेंस के चांसेस सेम है, इट मींस इक्वली लाइकली भी है। तो आप इस डेफिनेशन को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2, ज्यादा कितने भी हो। तो कम से कम 2 हेड कहाँ पे है आपके? एक तो यहाँ पे है, 1 2 3, कम से कम 2, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो इसको भी लेंगे। तो फेवरेबल केसेज इवेंट ए के लिए 4, टोटल केसेज 8 इज इक्वल्स टू 1/2। आपने डायरेक्ट इस डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट किया। तो अभी तक 10th क्लास में, 11th क्लास में जो आप डेफिनेशन इम्प्लीमेंट करते थे, यही डेफिनेशन इम्प्लीमेंट करते थे, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उसमें क्या था? ये जो आपके जो डेफिनेशन इम्प्लीमेंट करते थे,
वहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई थी आपकी, लेकिन आपने उसको इन कंडीशंस पे कभी ध्यान नहीं दिया कि ये जो इवेंट्स है हमारी, ये एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इक्वली लाइकली है। तो इस फॉर्मूले को आप केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं यदि कोई ये जो आउटकम्स है, ये जो इवेंट्स है E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, या जो आउटकम्स है ये हमारे, यदि ये इक्वली लाइकली नहीं है, कल एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे हम ऐसा, यदि ये इक्वली लाइकली नहीं है तो फिर ये डेफिनेशन इंप्लीमेंट नहीं होगी। उस केस में मैथमेटिकल डेफिनेशन और प्रोबेबिलिटी आपकी फेल हो जाएगी। ये डेफिनेशन कब इंप्लीमेंट नहीं होगी? यदि आपके आउटकम्स में ये आपकी इवेंट्स जो है सैंपल स्पेस के अंदर, ये आपकी इक्वली लाइकली यदि नहीं है तो फिर आपकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फेल हो जाएगी। ये इस डेफिनेशन का ड्रॉबैक है। उस केस में हम नेक्स्ट डेफिनेशन, एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उस पे जाएंगे। ये तो टाइम ही हो गया, कैसे करें? हाँ जी, नेक्स्ट डेफिनेशन। हाँ जी, कैसे करें? थोड़ा सा 5 मिनट के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? यस सर। नेक्स्ट डेफिनेशन, चलिए बस यहीं तक रखिए, इनको कल ही एक्सप्लेन करूंगा एक बार, क्योंकि इसमें ड्रॉबैक्स भी मुझे एक्सप्लेन करने हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्या ड्रॉबैक है? ये उस केस में एप्लीकेबल नहीं है जब आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जो आउटकम्स है वो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यदि नहीं है तो आपकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। कुछ केसेस ऐसे भी है जहां पे आपकी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और जब आप सैंपल स्पेस लिखते हैं, सैंपल स्पेस पे जो आपके आउटकम्स है या इवेंट्स कह सकते हैं आप उनको, वो आउटकम्स इक्वली लाइकली तो है, लेकिन उन केसेस में भी मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपके कोई ट्री है, तो उस ट्रीज के जो पत्ते हैं, उन पत्तों में से आपको जो पके हुए पत्ते हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? उस केस में आप इस डेफिनेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ट्रीज की जो लीव्स है उसमें से वो लीव्स जो पकी हुई है, जैसे पीले पत्ते हो जाते हैं पेड़ के, तो उनके लिए यदि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो उस केस में मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आपकी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। या हेयर्स है, आप पहले तो हेयर्स को काउंट नहीं कर सकते, लार्ज नंबर है, लेकिन उसमें से पके हुए हेयर्स के लिए यदि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। ये आपके जो सीलिंग फैंस है जो आपके हुक से बंधे हुए हैं, तो किसी फैन के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी आप मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है जहां पे मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। उस केस में हम नेक्स्ट डेफिनेशन, एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। इसकी जो लैंग्वेज है, ड्रॉबैक्स के लिए लैंग्वेज कैसे यूज करनी है, उसका फोटो क्लिक करके मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो वहां से नोट डाउन कर लेना आप कि किन किन केसेज में जो मैंने ये अभी डिस्कस किए कि ये केसेज है हमारे, जैसे सीलिंग फैन वाला है, ठीक है, या आपके जो आउटकम्स या इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, वहां पे हमारी जो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है इंप्लीमेंट नहीं होगी।
उसकी मैथमेटिकल ये जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा नोट्स की फॉर्म में, तो वहां से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो कल एक्जियोमेट्रिक एंड स्टैटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलिए 1 मिनट जरा अटेंडेंस सेव कर लेता हूं। चलिए आज केवल यहीं तक, क्योंकि नेक्स्ट क्लास सेक्शन जी में है। थैंक यू। एक सभी लोग क्लास को टाइमली ज्वाइन करें थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं तो उस केस में फिर मुझे वेट करना पड़ता है। ओके, थैंक यू।